मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। जागृति का भी जोश रमा है, रात की सुंदर सुषमा है। जागृति का भी जोश रमा है, रात की सुंदर सुषमा है। गुण ग्राहक भौरों का निकला दल मत वाला रे, दल मत वाला रे। गुण ग्राहक भौरों का निकला दल मत वाला रे, दल मत वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। दल के दल भौरे आते हैं, अपनापन बिसरा जाते हैं। दल के दल भौरे आते हैं, अपनापन बिसरा जाते हैं। मस्त बने हैं सब पी करके जीवन हाला रे, जीवन हाला रे। मस्त बने हैं सब पी करके जीवन हाला रे, जीवन हाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ताना कस कोई कहता है, अली कली में क्यों फंसता है। ताना कस कोई कहता है, अली कली में क्यों फंसता है। अली बेचारा क्या गुण जाने, खुद तो काला रे, खुद तो काला रे। अली बेचारा क्या गुण जाने, खुद तो काला रे, खुद तो काला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। भंवरा भी प्रत्युत्तर देता, मरुधर है पानी ना होता। भंवरा भी प्रत्युत्तर देता, मरुधर है पानी ना होता। फिर भी खिला रे बावले कमल निराला रे, कमल निराला रे। फिर भी खिला रे बावले कमल निराला रे, कमल निराला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ध्रुव तारा तारों से कहता, अरावली भूख
कण से कहता, तारों से कहता, अरावली भूकण से कहता, मान सरोवर कहता, हंसों मोती चुगना रे, मोती चुगना रे। मान सरोवर कहता, हंसों मोती चुगना रे, मोती चुगना रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। युग पराग की अतुल राशि ले, मरुवन को जाता भंवराले। युग पराग की अतुल राशि ले, मरुवन को जाता भंवराले। भारतवासी इसी से होगा कलियों वाला रे, कलियों वाला रे। भारतवर्ष इसी से होगा कलियों वाला रे, कलियों वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। अब मैं हम सब के श्रोते और आदरणीय चंद सिंह जी के प्रिय आदरणीय महावीर सिंह जी सरड़ी से लाइट आ रही है जय संघ शक्ति। दीपावली के रोज आज आप यहाँ पधारे हैं, आपको बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से जो त्योहार का दिन है उस दिन कोई किसी को क्यों बुलाए और क्यों हम जाएं, लेकिन आप आए हैं, इसका मतलब आपके मन में भी कुछ नाम सुनकर, जिस किसी ने भी इनवाइट किया है उसकी बात सुनकर एक भाव जगा है, एक समाज का एक कोई अंगारा फूटा है कि भाई कोई समाज की बात होती है तो हमें भी जाना चाहिए, चाहे दिवाली हो। और हम लोग क्यों आए यहाँ? हम लोगों ने ये यहीं का स्थान क्यों चुना आज के दिन, और वो भी दिवाली के दिन क्यों चुना? क्योंकि जैसा बताया था आपको कि सन 1944 की दिवाली के दिन एक स्फूर्णा जगी थी तन सिंह जी के मन में। कौन थे तन सिंह जी? शायद आप कुछ लोग परिचित नहीं होंगे। ये जिनकी तस्वीर है बाड़मेर जिले के थे और यहाँ 12 नंबर कमरे में रहते थे जब यहाँ पिलानी में पढ़ रहे थे उस समय। और चारों तरफ दिवाली का जब उत्सव मनाया जा रहा था, खुशियां मना रहे थे लोग, दीपक चारों तरफ जल रहे थे, उजाला कर रहे थे। उस समय उनके दिमाग में आई कि ये उजाला तो ठीक है, लेकिन क्या इससे मेरे समाज में कोई प्रकाश फैलेगा? अगर मेरे समाज में प्रकाश नहीं फैले और मेरे समाज की आज जो स्थिति है उस स्थिति में कोई सुधार नहीं हो, तो आज जो लोकतंत्र की बात की जा रही है, आज़ादी मिलने वाली है, उसके बाद जब लोकतंत्र आएगा उसमें मेरे समाज की क्या स्थिति होगी? ये बात जो पैदा हुई, ये बात भी कोई अचानक उसी दिन नहीं हुई। ये संयोग था कि दिवाली के दिन प्रकाश देखकर समाज में भी प्रकाश फैले, ये बात पैदा हुई। बाकी उनके मन में समाज के प्रति बहुत समय से ऐसा चल रहा था। जब वो चौपासनी स्कूल जोधपुर में पढ़ते थे
उस समय उन्होंने प्रजा सेवक नाम का एक पत्र निकलता था जिसमें हमेशा राजपूतों का विरोध किया जाता था। उसमें उन्होंने एक लेख लिखा। उस पत्र के संपादक ने भी उस पर टिप्पणी की, मतलब लेख छाप तो दिया लेकिन उसमें भी उसने टिप्पणी की, वो भी विरोध की टिप्पणी की। तो मन में जो भाव था वो तो तब से था, जब पढ़ रहे थे तब से था। और जब वहाँ से हाई स्कूल करके यहाँ पढ़ने के लिए आए तो यहाँ भी कोई अचानक, वो 1944 तो बाद में आया है, वो पहले 42 में आ गए थे। वो यहाँ जो हॉस्टल में ही रहने वाले और बाहर रहने वाले कुछ साथी ऐसे भी थे जिनको फीस देने के पैसे नहीं मिलते थे घर से, और उनकी खुद की परिस्थिति भी अजीब थी। एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन पिताजी उनकी 4 साल की उम्र में गुजर गए, और जो पिताजी की जो प्रतिष्ठा थी वो धीरे 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 लोग भूल गए। लोग तो अलग हो गए क्योंकि वो सबकी मदद करते थे। अब मदद करने वाला नहीं रहा तो वहाँ कौन आए? तो संकट तो उनके उस समय से ही चालू हो गया। इसलिए वो खुद तो परेशान थे ही कि मैं मेरी फीस के पैसे कमाऊं, लेकिन साथ में कुछ साथी भी ऐसे थे जिनकी परेशानी देख के भी वो रुक नहीं सकते थे। यहाँ हॉस्टल में रहते हुए जब देखा कि फीस जमा नहीं हो रही है, मेरे एक बराबर का साथी भी ऐसा ही है जिसकी फीस जमा नहीं हो रही है, तो यहाँ मिस्टर पांडे थे शायद उस समय बिरला जी की तरफ से, तो उनसे रिक्वेस्ट करके पुस्तकालय में नौकरी करनी शुरू की कि पार्ट टाइम मैं यहाँ काम करूँगा, मुझे आप जो कुछ देना चाहें दे दीजिए। ये इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन पड़ी है। यहाँ जो सुपरिंटेंडेंट थे उनसे परमिशन लेके यहाँ खेती की, काहे की खेती, वैसी खेती नहीं, सब्जियां लगाई, और सब्जियां लगा के वो बाजार में बेचते थे कि उससे भी कुछ पैदा हो तो मैं मेरे साथियों की फीस जमा कराऊं, मेरी भी फीस जमा कराऊं। लेकिन उससे भी पार नहीं पड़ती थी। तो यहाँ कुछ रईस परिवार के बच्चे भी पढ़ते थे, उनका ट्यूशन किया, उससे भी कमाया, उससे भी पार नहीं पड़ी। तो रात को दर्जी के यहाँ जाके कहते थे भाई दिन में तुम तुम्हारा काम करो, रात को मेरे को बता दो आगे क्या क्या करना है। और वो दर्जी का काम भी किया। हालत ये हो गई उनकी, रतौंधी हो गई, लेकिन वो समझ नहीं सके कि मेरी क्या दिक्कत है। उन्होंने सोचा वो थकान आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो भाव जो सामाजिक भाव था वो भाव तो तब से था। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की वो मदद कर रहे थे उस व्यक्ति की बहन अपंग थी, और वो हमेशा प्रकट करते थे अपना दुखड़ा कि इसकी शादी कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी। तो उसके लिए भी तैयार हो गए कि मैं शादी कर लूँगा, क्यों चिंता करते हो। लेकिन जो साथ पढ़ने वाले दूसरे साथी थे उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप उस एक लड़की का तो कल्याण कर दोगे, लेकिन आपके मन में जो इस समाज के प्रति काम करने की बात है वो सब रुक जाएगा। एक जगह आप रुक जाओ, स्तंभित हो जाओगे, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन वो निर्णय नहीं ले सके। इसी बीच छुट्टियों में जब वो गए थे अपने अपने गांव, दिवाली की छुट्टी नहीं थी, कोई शायद क्रिसमस की छुट्टी थी, वापस आए तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरे तो पड़ोसी गांव में ही उसका संबंध हो गया और उसकी शादी भी करके आ गए। तो वो भाव था कि मेरे समाज में जहाँ कहीं भी कोई अभाव है उस अभाव को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और वो भाव प्रकट रूप में जिसने एक पुष्प के रूप में खिलने का काम किया वो इस 12 नंबर कमरे में, इसी हॉस्टल में उन तन सिंह जी के मन में ये आई कि सिर्फ इतनी मदद करने से, एक दो आदमी की मदद करने से पार नहीं पड़ेगी। पूरे समाज में रोशनी होनी चाहिए, पूरे समाज में प्रकाश फैलना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए। और जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया तो यहाँ पिलानी में ही रहने वाले बहुत से उनके साथी मिल गए। बाघ सिंह जी नेवरी बहुत अच्छे उनके समर्थक थे। इसके अलावा भी एक प्रेम सिंह जी नांदड़ा थे, उसके अलावा मोहर सिंह जी लाखाऊ थे। ये सब लोगों ने उनके साथ मिलकर, आसपास के गांवों के लोगों ने भी मिलकर उनका साथ देना शुरू किया। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि किस प्रकार से इस काम को प्रारंभ किया जाए। इसलिए जैसी उस समय पद्धति थी, जो आज भी पद्धति है ज़्यादातर संस्थाओं की, कि संस्था बनती है, उसका अधिवेशन होता है, अधिवेशन में प्रस्ताव पास होते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तो वही उन्होंने वैसे शुरू किया और इसका पहला अधिवेशन क्षत्रिय युग संघ नाम से कार्य प्रारंभ किया। उसका पहला अधिवेशन किया जोधपुर में, और जोधपुर में जो पहला अधिवेशन किया
उसके अध्यक्ष के रूप में माठ साहब आईवान सिंह जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। वो क्यों बनाया, क्यों संपर्क हुआ उनका, कि जब उन्होंने प्रजा सेवक में लेख लिखा था तो प्रजा सेवक के संपादक ने तो उनके खिलाफ टिप्पणी की, लेकिन आईवान सिंह जी उस समय बाड़मेर में एक हॉस्टल में सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने पत्र लिखा उनको कि शाबाश नवयुवक, तुमने जो बात छेड़ी है वो बात आगे बढ़नी चाहिए। और तब से उनके पत्र व्यवहार हो गया शुरू, और देखा कि उनमें बहुत कुछ बुद्धि है। वो भी कम नहीं थे, आईवान सिंह जी भी चौपासनी में पढ़ते थे, उस समय उनकी उडील के थे, तो शादी हो गई उनकी, और शादी होने के कारण उनको स्टूडेंट नहीं रखा गया, तो फिर उन्होंने प्राइवेट रूप में सब पढ़ाई की, बीए भी किया, एमए भी किया, लॉ भी किया, सब कुछ किया, और बहुत ही बुद्धिमान थे, तो उनको वहाँ अध्यक्ष बनाया। उसके 6 महीने बाद दूसरा अधिवेशन हुआ काली पहाड़ी में, और काली पहाड़ी में सौभाग्य सिंह जी भगतपुरा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, और इस तरह से वो चल रहा था। इसी बीच उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो नागपुर गए पढ़ने के लिए, लॉ करने के लिए। वहाँ नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रमुख स्थान है, उनका जो प्रमुख ऑफिस है वो वहीं है। तो वहाँ नागपुर में जो राजस्थान से लोग वहाँ LLB करने के लिए आए हुए थे, उन लोगों से संपर्क हुआ, और उन्होंने एक दिन कहा कि आओ आपको एक चीज़ दिखाते हैं। और वो वहाँ गए, शाखा में गए, शाखा में देखा, और उनके विचार चला कि ये रोज शाखा लगाते हैं, रोज इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, अगर हम भी रोज करें तो जैसे पत्थर की वो कुएं पे पत्थर के ऊपर भी डोर चलते चलते खड्डा पड़ जाता है, उस तरह से नरम है, डोर नरम है और पत्थर सख्त है, लेकिन क्योंकि रोज घिसता है इसलिए वो खड्डा बन जाता है। अगर मैं समाज में रोज प्रक्रिया करने वाली कोई ऐसी स्थिति लाऊं तो निश्चित रूप से उसमें प्रभाव पड़ेगा। और तब उन्होंने उस समय वो सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर साहब, उनसे पूछा कि मैं जो आपकी ये पद्धति है उस पद्धति को मैं मेरे समाज के लिए काम में लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने डिस्करेज किया कि ये बहुत मुश्किल काम है, तुमसे पार नहीं पड़ेगी। खैर 2, 3, 4, 5 दिन बाद में फिर गए वो, फिर पूछा कि नहीं साहब हम कर सकते हैं, आप चाहो तो, अगर आप इजाज़त तो मैं कर सकता हूँ क्या। फिर उन्होंने निराश किया, ऐसे 2-3 बार लगातार निराश किया तो भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, और अल्टीमेटली कैसे भी समझो तंग आके या कैसे भी कहीं पीछा छूटे, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर सकते हो तो कर लो। और उन्होंने वहीं से पत्र लिखा अपने उस कार्यकारिणी के सदस्यों को जो उस समय थे, जो यहाँ अधिवेशन होते थे और जो प्रस्ताव पास होते थे, उस समय जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनको पत्र लिखा कि मैं छुट्टियों में आ रहा हूँ दिसंबर में जयपुर, और आप लोग भी जयपुर आओ 21 तारीख को। 21 दिसंबर को सारे जयपुर में इकट्ठे हुए, उन्होंने वो बात बताई तो कुछ लोगों ने शंका प्रकट की, लेकिन सबका ये विश्वास था कि जब तुम देख के आए हो और तुम्हारे मन में ठन गई है तो ये निश्चित रूप से सफल होगा, इसलिए जो तुम कहोगे वो करेंगे। तो 21 और 22 2 दिन डिस्कशन करके 22 दिसंबर 1946 को क्षत्रिय युग संघ की स्थापना इस नए रूप में हुई, जिसमें डेली शाखाएं लगती है, जिसमें शिविर लगते हैं, जिसमें अलग अलग वैचारिक लेख आते हैं, पत्रिकाएं निकलती है, अखबार निकलता है। ये जो नया रूप आया क्षत्रिय युग संघ का वो 22 दिसंबर 1946 को आया, लेकिन उस बात का जो अंकुर फूटा था वो इस 12 नंबर कमरे में फूटा था। इसलिए क्योंकि यहाँ ये बात आई है तो कहीं भी कोई प्रेरणादायक चीज होती है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो हमारे लिए तो ये तीर्थ स्थान है। अभी हीरक जयंती चल रही है, 75वां साल चल रहा है क्षत्रिय युग संघ का, और हीरक जयंती में इच्छा तो ये थी, आप में से कुछ लोगों को पता हो तो स्वर्ण जयंती जब थी 1996 में, तो जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, और उससे पहले गांव-गांव घूमे थे, संघ की बात की थी। इच्छा तो ये थी इस बार उससे भी बड़ा कार्यक्रम किया जाए, लेकिन ये बीमारी आ गई, महामारी आ गई, और उसने बाहर भी निकलने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि ये 75वां साल प्रारंभ हुआ तो ये निश्चय किया गया कि कम से कम 75 कार्यक्रम हम जगह जगह करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। तो ये तो उस बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इसके साथ ये भी था कि जहाँ कहीं भी हमारे शिविर लगे हैं, जहाँ हमने प्रेरणा प्राप्त की है, ऐसी जगह जहाँ भी है वहाँ हमको जाना चाहिए, और वहाँ हमको जाकर के वहाँ प्रणाम करके आना चाहिए कि ये जगह ऐसी थी जहाँ इतने लोगों को प्रशिक्षण मिला
तो हमारे लिए प्रेरणादायक जगह है, इसलिए हमको वहाँ जैसे लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं वैसे जाना चाहिए। तब से ये निश्चित था कि 25 ये दीपावली के रोज, क्योंकि दीपावली के रोज वो बात पैदा हुई थी, इसलिए दीपावली के रोज इस बार पिलानी चलेंगे। और आपके यहाँ हाजिर हुए हैं। ये तो तन सिंह जी क्या थे क्या नहीं उसका बहुत लंबा चौड़ा परिचय देना बड़ा मुश्किल है। उनका साहित्य है और एक एक चीज ऐसी है कि बस पूछो मत आप। जैसे अभी अपन ने प्रार्थना की, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। साधारणतः ये सोच में आती है कि क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं का मतलब यह है कि मैं राजपूत जाति की बात करूं। ये बात नहीं है। क्षत्रिय का हित, क्षत्रिय का हित क्या है? क्षत्रिय का कौन, क्षत्रिय होता कौन है? जो क्षय से त्राण करे, जो बचाए क्षय से। जब क्षय आया हो, जब चाहे तामसिक क्षय हो चाहे कोई दूसरी तरह का क्षय हो, उस क्षय से बचाने के लिए जो तत्पर रहता है वो होता है क्षत्रिय। और वो क्षत्रिय दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। तो क्षत्रिय का हित तो तब होगा जबकि वो सच्चा क्षत्रिय बनेगा, और सच्चा क्षत्रिय तब बनेगा जब वो दूसरों के लिए जिएगा। लेकिन क्या हमारी स्थिति है ऐसी? हम दूसरों के लिए जीते हैं? आज का वातावरण, पूरे संसार का वातावरण और उसमें हमारे समाज का वातावरण भी क्या वैसा है? अगर वैसा नहीं है तो हमको कृत्रिम वातावरण वैसा बनाना चाहिए, और उस कृत्रिम वातावरण के माध्यम से हमको लोगों को तैयार करना चाहिए। इसलिए ये दैनिक शाखाएं लगती हैं, इसीलिए सारे कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए शिविर लगते हैं 4 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, 15 दिन के। और जो शिविर लगते हैं, जैसे 11 दिन का अगर शिविर है तो 11 दिन के लिए पूरा सब जगह से कनेक्शन कट। सिर्फ वो जो शिविर स्थान है उसमें सुबह 4 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक लगातार कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन कार्यक्रम इस तरह से बनाए हुए हैं कि आदमी थकान महसूस नहीं करे, आदमी बोर नहीं हो। और वो लगातार जो कार्यक्रम चलते हैं, एक जगह जब सारा कंसंट्रेशन होता है तो धीरे धीरे हमारे जो विकार हैं उन विकारों के ऊपर अटैक होता है, और उन विकारों पर अटैक इस तरह से रोज होता रहे, ये प्रेरणा मिलती है। तो धीरे धीरे वो शाखाओं में प्रेरणा मिलती है, शाखाओं में अभ्यास होता है, तब जाकर वो विकार खत्म होंगे और हमारे अंदर जो निखार आएगा, हम क्षत्रिय बनेंगे तो हम सोच सकेंगे कि हम दूसरों के लिए भी जीना सीखें, अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। और इसी प्रार्थना को अपन लें तो उसमें और आगे स्पष्ट कर दिया गया है कि मैं जाति की फुलवारी में पुष्प बनूं। मतलब जाति का जो गुण है वो गुण आए मेरे में। जाति का गुण है लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करना, जो संकट में है उनको बचाना, तो वो गुण आए। लेकिन उसका लाभ किसका हो? जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ताकि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। उसके जो पुष्प की जो सौरभ है वो सौरभ मेरे काम नहीं आने के लिए है, या मेरे कोई पर्टिकुलर परिवार के काम आने के लिए नहीं है, बल्कि वो परिवार के बजाय पूरे समाज के लिए, सबके लिए जग को रिझाऊं, पूरे संसार को। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, प्राणियों में, दूसरे प्राणियों में भी, जहाँ कहीं भी कोई किसी की रक्षा कर सकता हूँ, रक्षा करूँ। ऐसा उत्तम भाव एक एक गीत की एक एक पंक्ति में, जो साहित्य उन्होंने लिखा है उसमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह से उनका अध्ययन करते रहे, समाज में फैलाते रहे, तो एक दिन जैसे पुराने हमारे शास्त्र हैं उस तरह से उनका रचा हुआ साहित्य शास्त्र बन जाएगा। इतना अद्भुत साहित्य है, दिखने को बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन इसमें विचार करेंगे, ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि कितना गहरी बात कही गई है। समाज में हम निखार लाएं, व्यक्ति अपने अंदर निखार लाएगा तब जाके उसके परिवार में निखार लाने का प्रयास कर सकता है। व्यक्ति खुद में ही निखार नहीं है, वो क्या प्रयास करेगा? तो जो खुद जागे वो जगा सकता है लोगों को, जो जगा हुआ ही नहीं है वो कैसे जगा सकता है? तो हम पहले खुद सुधरें और खुद सुधर के अपने आसपास के वातावरण को वैसा बनाएं, अपने परिवार के वातावरण को वैसा बनाएं। और इसीलिए क्योंकि संस्कार निर्माण का जो काम है वो बचपन में शुरू होता है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो माताएं दे सकती है वो शिक्षण बाद में देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए माताओं को भी शिक्षित किया जाए। तो महिला बच्चियों के भी शिविर लगते हैं कि कल को ये जाके माँ बनेगी, उस समय उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों का पालन करना चाहिए, क्या इसकी जिम्मेवारी होगी, उस जिम्मेवारी में कैसे अपने आप को ये फिट कर सकती है। इस तरह से वो शिक्षण भी चालू है ताकि बच्चियां अच्छी माँ बन सके। हालांकि ये जो प्रभाव उनका होना चाहिए वो आने में समय लगेगा। क्यों?
क्योंकि बच्ची को तैयार कर दिया आपने, संस्कारवान कर दिया और किसी घर में भेज दिया, और जिस घर में हमने उसको बच्ची को भेजा है वो घर वाले अड़ के बैठ जाएंगे, नहीं हमने तो तेरे को जाने दे, ना बात करने दे, संग वंग छोड़ो, तुम कोई संग नहीं, इस घर में बैठी रहो, तो वो तो रुक गई, उसको जो करना था वो करना था। ये लाइट के भी गुलाम हो गए अपन, इसके बिना। तो इस प्रकार से समाज में, समाज के लोग, हम अच्छे इंसान बने, सच्चे क्षत्रिय बने, ये जो भाव है, इस भाव के ऊपर क्षत्रियुक्षण काम करता है। अभी उसका कोई अपन आलोचना करना चाहे तो बहुत आसान है, क्या कर दिया, हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है, पहले उसका तो व्यवस्था करो। बिल्कुल सही बात है साहब, रोटी नहीं उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, और लोग कर रहे हैं, लोग तरह तरह के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, करना चाहिए उनको, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या रोटी मिल जाएगी और आप बहुत अच्छा कमा लेंगे? कमाए हुए आज लोग नहीं है क्या? क्या हमारे समाज में लखपति और करोड़पति नहीं है क्या? क्या हमारे समाज में बड़े उद्योगपति नहीं है क्या? लेकिन उनकी तरफ से क्षत्रियत्व की झलक कहीं नजर आई है? अगर वो नहीं आई है तो समाज के रूप में क्षत्रिय की प्रतिभा कैसे बनेगी? समाज के रूप में क्षत्रिय समाज का वर्चस्व कैसे बनेगा? वो तो कहीं नहीं है। इसलिए पहली बात है व्यक्ति का निर्माण करना, संस्कारवान बनाना। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन चाहे कितना ही मुश्किल हो, जो आवश्यक है वो काम किया जाना चाहिए। हमारे सामने शत्रु खड़ा है बहुत बड़ा, और उससे हम जूझने में अभी हम कैपेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लें? हमको संघर्ष करना है। संघर्ष करना है तो अपनी शक्ति को जुटाएं, और शक्ति जुटाने के लिए संगठन चाहिए। और संगठन किसका होता है? संगठन होता है जिनका एक विचार हो, जिनका एक सत्य हो, सबका एक ही एम हो, जिनका एक ही मार्ग हो। हम जाति रूप में देखें तो राजपूत समाज एक जाति के रूप में लें तो क्या हमारे सबके एक विचार हैं? आज की स्थिति में नहीं है। हमारी एक चलन नहीं है, एक तरह का चलन नहीं है हमारा एक तरह का उद्देश्य नहीं है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। संगठन जिसमें शक्ति होनी चाहिए वही संगठन शक्ति रखता है जिस संगठन के एक विचार हो, जिनका एक ध्येय हो, जिनके एक मार्ग हो, और जो एक ही प्रणाली से चलता हो, और जो एक की आज्ञा से सब चलित होते हो। ऐसा जो संगठन है उसमें शक्ति होती है। अगर सामूहिक रूप से अपन इकट्ठे होकर बैठ जाएं और हम सबके अलग अलग विचार हो तो वो शक्ति नहीं है, बिखर जाएंगे। जिस समय काम करने की जरूरत पड़ेगी उस समय बिखर जाएंगे। भूस्वामी आंदोलन चला था, वो इसलिए चला था कि समाज बिल्कुल मरा पड़ा है, प्रतिक्रिया जानता ही नहीं है, हमारा सब कुछ छीन लिया गया और फिर भी हम चुप बैठे, तो कम से कम प्रतिक्रिया तो जागृत हो। और उस भूस्वामी आंदोलन के समय जो अनुभव किया गया कि कई जो बड़े बड़े ठिकाने बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे, उनके वहां जाते थे कि साहब आंदोलन प्रारंभ हो गया, आप भी जयपुर पधारो, आपके क्षेत्र से लोगों को लेके आओ, क्योंकि जितनी जेल भरेंगे उतनी लोगों सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। तो कहा हाँ हम करेंगे, सब करेंगे, आप करते रहो, जिस दिन आखिरी दिन होगा हम आ जाएंगे। वो आखिरी दिन कभी नहीं आता, जब तक खुद नहीं मरता प्रलय नहीं होती। इसलिए जब तक जो खुद नहीं जागृत हुआ है वो दूसरे को जगा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को जागृत करना बहुत आवश्यक है। और वही आवश्यकता, अगर वैसी आवश्यकता हमने जागृत कर ली, अपने आप को जागृत कर लिया, अपने आप को चरित्रवान बना लिया, संस्कारवान बना लिया, तो हमारे पास गाड़ी हो ये कोई जरूरी नहीं है, हमको बहुत ही अच्छा भोजन मिलता हो कोई जरूरी नहीं है। साधारण चीज से हम मिनिमम रिक्वायरमेंट में जी सकते हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं में हम जी सकते हैं। और वो स्वभाव अगर हमारा बन जाए तो पैसा ज्यादा कमाना, पद कमाना, संपत्ति के लिए दौड़ना, उद्देश्य वो नहीं रहेगा। उद्देश्य ये रहेगा अपने आप को सुधारूं, मेरे परिवार को सुधारूं, मेरे समाज को सुधारूं, और उसमें मैं जो कुछ कर सकता हूं वो करूं। इस प्रकार की प्रणाली तनसेन जी ने ये क्षत्रियुक्षण के रूप में दी है। और क्योंकि ये 75वां साल चल रहा है, इसलिए पहुंचना तो गांव-गांव था, लेकिन इस महामारी ने ये काम नहीं होने दिया। फिर भी अभी जब से थोड़ी बहुत ढील हुई है तब से करीब 50 से ऊपर कार्यक्रम कर चुके हैं। और इस तरह 100, 150, 200 वाले जो हैं, ऐसे कार्यक्रम तो
करीब करीब 150 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन जो 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 के कार्यक्रम भी हुए हैं, जो ऐसे बड़े कार्यक्रम है वो भी 50 से ऊपर हो चुके हैं। उसी कार्यक्रम में, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी आज रखा गया था कि पिलानी में जाए, हम तो वहाँ धोख खा के आए जहाँ पर ये बात पैदा हुई थी, जहाँ ये पुष्प खिला था, जहाँ अंकुर फूटा था, और हमारे आसपास के, उस पिलानी के आसपास के लोग हैं, उनसे भी बात करके आए, उनसे भी परिचय करके आए, ताकि आप आइंदा कभी भी ये देखिए आप कैसी विडंबना है, जैसा अभी बताया था कि यहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ और शेखावाटी में काम लगभग नील है, जबकि बड़े बड़े गांव, मुझे ध्यान आ रहा है इनके स्वयंसेवक, जब हम बच्चे थे उस समय उनके स्वयंसेवक थे सारे, लेकिन आज कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए, कुछ इधर उधर हो गए और कोई काम नहीं है। शेखावाटी में कुछ स्थानों पर, गिने चुने स्थानों पे काम है, बाकी वहाँ नहीं है। और पूरा पश्चिमी राजस्थान और उधर जालोर, पाली, सिरोही और राजस्थान के बाद गुजरात, पूरा सौराष्ट्र, और जहाँ हमारे लोग जो बाहर रहते हैं दूसरे देशों में, वहाँ भी जो स्वयंसेवक बन के चला गया तो वहाँ भी शाखा लगा रहा है। यहाँ तक कि जैसा आप बताया था अभी, जापान में, दुबई में, अमेरिका में, वहाँ जहाँ 1-2 स्वयंसेवक पहुँच गए, वहाँ जो पहले के पहुँचे हुए राजपूत हैं उनको सम्मिलित करके शाखा लगाना प्रारंभ कर दिया, कार्यक्रम करते हैं, सब आयोजन करते हैं। और अपने राजस्थान के लोग जो साउथ में अलग अलग प्रदेशों में, जहाँ जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, चेन्नई है, ये आपका केरल है, जहाँ जहाँ राजपूत हैं, और वहाँ अगर 1-2 स्वयंसेवक भी पहुँच गया है तो वहाँ भी ये शाखाएं शुरू हो रही हैं, वहाँ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ शिविर भी हो रहे हैं, महिलाओं के शिविर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें हो रहे हैं, यूपी जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है वहाँ हो रहे हैं, सब कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब फैल रहा है। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र अभी लगभग यूँ कहना चाहिए सूना है, और सूना है, उसमें जागृति तो आनी चाहिए। तो आप लोग आज पधारे हैं, समाज का काम है, और आप भी उतने ही समाज के अंग हैं जैसे हम हैं, आपकी भी जिम्मेवारी उतनी बनती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करें, यही नहीं, आप स्वयं अपने उस उत्तरदायित्व को समझें और क्षत्रिय के काम में सहयोग करें। जगह जगह शाखाएं भी लगती हैं, बहुत निकट ही, अभी जब जैसे ये पूरा कोरोना का क्लियर हो जाएगा, जब अलाउ कर देंगे ये सब करने के लिए, हालांकि अभी 3-4 सीकर के आसपास में शिविर भी लगे हैं, लेकिन जब हो जाएगा उसके बाद में गाँवों में भी आ सकते हैं और यहाँ आसपास के क्षेत्र में शिविर भी लगा सकते हैं। ऐसे जब कभी भी मौका आए उसमें आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, ऐसी प्रार्थना है। जय सिंह। क्षत्रिय संघ में ताली बजाने की परंपरा